खुशामदीद दोस्तों, इस नई तहकीकी वजाहत में आज का टॉपिक ना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव, मशहूर और जज्बात से भरा हुआ है। आज हम बात करेंगे ग़ज़वाए हिंद पर। हम इस कदीम पेशगोई की रूट्स, इसकी तारीख और आज के दौर में इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से अनपैक करेंगे। और हाँ, ये सब प्योरली ओरिजिनल टेक्स्ट और हिस्टोरिकल हवालों पर मबनी होगा। तो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव राइट इन। ओके, तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या कुछ ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन से, फिर अहादीस, शाह वलीउल्लाह की पेशगोइयाँ, तारीखी हकायक, इस कॉन्सेप्ट का आजकल का पॉलिटिकल इस्तेमाल और फाइनली इस पूरी डिबेट की ग्राउंड रियलिटी क्या है। अच्छा, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये ग़ज़वाए हिंद असल में है क्या चीज़? मेरा मतलब है, आप सबने ये स्पेसिफिक टर्म टीवी डिस्कशंस, न्यूज़ या शायद पॉलिटिकल जलसों में बार बार सुनी होगी, लेकिन इसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है? अगर हम इसकी बिल्कुल बेसिक एकेडमिक डेफिनेशन की बात करें ना, तो ग़ज़वाए हिंद इस्लामी रिवायत में एक कदीम अपोकलिप्टिक पेशगोई है। यानी क़यामत से पहले इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होने वाली एक आखिरी तबाहकुन जंग। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक किसी मॉडर्न आईनी कानून या सियासत से नहीं, बल्कि स्ट्रिक्टली रिलीजियस हिस्ट्री और एस्केटोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं इसके रिलीजियस ओरिजिन्स पर, यानी अहादीस और पेशगोइयाँ। तो सुनन अन-नसाई और मुस्नद अहमद जैसी मुस्तनद किताबों में एक बड़ा क्लियर हवाला मिलता है। और मज़ेदार बात यह है कि इस रिवायत में इन लश्करों के लिए जहन्नुम की आग से महफूज रहने का हाईली रिवॉर्डिंग एजाज बयान किया गया है। अब आप खुद सोचिए, इसका थियोलॉजिकल वजन कितना ज़्यादा होगा। यही वजह है कि सदियों से लोग डीपली इस कॉन्सेप्ट के साथ नेचुरली कनेक्ट करते आए हैं। यहाँ दो लश्करों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनता है। एक तरफ मशरिक यानी सब कॉन्टिनेंट में हिंद का लश्कर है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ मगरिब यानी जेरूसलम में हज़रत ईसा का लश्कर है जो दज्जाल से लड़ रहा होगा। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक कनेक्टेड एंड टाइम्स का एपोकैलिप्टिक मंजरनामा है, जहाँ ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट प्रैक्टिकली वेस्ट के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के साथ लिंक होता है। चलिए मूव करते हैं अगले हिस्से की तरफ, नेमतुल्लाह शाह वली की मिस्टीरियस पेशगाइयाँ। तारीखदान इन 550 साल पुराने फ़ारसी अशार को पास्ट के मेजर इवेंट से मैप करते हैं, और जेन्युइनली ये थोड़ा हैरत अंगेज़ है। लोग लिटरली हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि 1526 के मुग़ल से लेकर ठीक 100 साला ब्रिटिश रूल, 1947 का पार्टीशन और फिर सीधा 65 की जंग और 71 में ढाका के फॉल तक, ये सब इन अशार में परफेक्टली फिट होता नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जाइंट हिस्टोरिकल पजल आपस में जुड़ रही हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। शाह वली की शायरी मुस्तकबिल के लिए जो नज़ारे दिखाती है, वो एक अपोकैलिप्टिक मूवी जैसे हैं। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, एक डेविस्टेटिंग वर्ल्ड वॉर 3 होगी, टर्की, ईरान, चाइना और अफ़गान्स का एक अलायंस बनेगा, दरियाए अटुक पर खून की नदियाँ बहेंगी, और फाइनली इस्फहान से दज्जाल का निकलना होगा। ये सब लिटरली बहुत डार्क और स्केरी इमेजरी है। खैर, अपोकलिप्स को साइड पर रखकर अब चलते हैं हकीकत की तरफ, तारीखी तकमील के थियरीज़। अगर हम मैजिक या फ्यूचर को कुछ देर के लिए इग्नोर करें, तो यहाँ एक प्रॉपर हिस्टोरिकल टाइमलाइन मौजूद है। डॉक्टर इसरार अहमद और उन जैसे बहुत से संजीदा मेनस्ट्रीम स्कॉलर्स का सीधा सा मानना है कि भाई, अगर इस पेशगोई का कोई रियलिटी चेक है तो ये सदियों पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। चाहे वो 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम का आना हो, महमूद गजनवी के हमले हों, या बाद में दिल्ली सल्तनत और फिर द ग्रेट मुगल एम्पायर के दौर की फुतूहात हों। तो इस सेक्शन का बॉटम लाइन ये निकलता है कि ज़्यादातर सीरियस हिस्टोरियंस और इस्लामी मुहक्किकीन इसे कोई फ्यूचर का इमिनेंट थ्रेट नहीं मानते। उनकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर प्रोफेसी का मकसद कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ हिंद था, तो हिस्टोरिकली वो बरसों पहले मुकम्मल हो चुका है। बात ख़त्म। तो सवाल पैदा होता है, अगर ये पास्ट में हो चुका है तो फिर आज इसका इतना शोर क्यों है? ये आता है हमारे अगले सेक्शन में, इसका जदीद सियासी इस्तेमाल। और ये इन्फॉर्मेशन ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि आजकल ये कॉन्सेप्ट एक दो-धारी तलवार यानी डबल एज्ड स्वॉर्ड बन चुका है। एक साइड पर देखें तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इसे नौजवानों को ग्लोरी और जंग के ख्वाब दिखाकर रेडिकलाइज और रिक्रूट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी साइड पर राइट विंग नेशनलिस्ट सिस्टम को फुली वेपनाइज करते हैं, आम लोगों में खौफ फैलाने, माइनॉरिटीज को दबाने और क्लियरली अपने वोट बैंक्स को कंसोलिडेट करने के लिए। इस मॉडर्न डिबेट की हिस्ट्री में साल 2008 एक अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट था। हुआ कुछ यूं कि इस साल दारुल इफ्ता देवबंद से इंटरनेट पर किसी ने इस हदीस की क्लैरिफिकेशन मांग ली, और बस इस एक ऑनलाइन फतवे ने सडनली इस पूरी डिस्कशन की आग को नए सिरे से हवा दे दी। लेकिन जेन्युइनली मज़े की बात यह है कि अगर आप एक्चुअल में देवबंद का स्टांस पढ़ें,
उन्होंने हदीस को हसन यानी मिड टियर लेवल की ऑथेंटिसिटी तो ज़रूर दी, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस की अपनी पास्ट हिस्ट्री देखें। देवबंद ने तो हिस्टोरिकली कॉम्पोजिट नेशनलिज्म यानी मुश्तरका कौमियत को सपोर्ट किया था। उन्होंने ओपनली टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रांगली लड़े। तो पॉलिटिकली उनका पेट्रियोटिज्म आज के इस एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा है। ऑलराइट, तो इन सब बातों को समराइज करते हुए फाइनली आते हैं आखिरी हिस्से पर, द कोल्ड हार्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटी। इस कंपैरिजन पर जरा गौर करें। ये कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है कि इस रीजन में दोनों तरफ की एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज में लिटरली कितनी मैचिंग्स हैं। एक को ग़ज़वा हिंद चाहिए, दूसरे को अखंड भारत। दोनों कॉन्सेप्ट्स बेसिकली एक्सपेंशनिस्ट हैं और बॉर्डर क्रॉस करके इलाकाई फतह चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक फ्रिंजेस या मिलिटेंट्स के हाथों यूज़ हो रहा है और दूसरा मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टर्स के। और एक्चुअली दोनों ही इस रीजन की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बराबर थ्रेट हैं। अब जरा फैक्ट्स और नंबर्स को फेस करते हैं। हिंदुस्तान की आबादी देखें, वहाँ रफली 80% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच 20% यानी लगभग 20 करोड़ मुसलमान कंप्लीटली उन्हीं कम्युनिटीज़ में घुले मुगले हुए हैं। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इतनी आबादी आपस में इतनी डीपली इंटरलिंक्ड है कि किसी सदियों पुरानी एपोकलिप्टिक वॉर की पेशगोई को इन मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और ऑब्वियसली न्यूक्लियर आर्म्ड रियासतों पर फोर्सफुली लागू करना इंसानियत के लिए डायरेक्टली डिजास्ट्रस और नामुमकिन है। और यही चीज हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर लाती है। क्या एंशिएंट अपोकलिप्टिक पेशगोइयों को आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और फॉरेन पॉलिसीज डिक्टेट करने की इजाजत होनी चाहिए? मजहब और रियासती अफेयर्स को आपस में इस तरह ब्लेंड करना हमेशा से एक डेंजरसली रिस्की गेम रहा है। हकीकत को समझना और प्रैक्टिकली फ्यूचर की तरफ देखना कहीं ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस तहकीकी वजाहत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस डिटेल से आपको नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही दिलचस्प एक्सप्लेनर में।